आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम सुधाकर। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने इस सीरीज को शुरू किया था जिसमें हिस्ट्री की सीरीज जो थी स्टार्ट किया गया था, जिसमें एंशियंट हिस्ट्री चल रहा था। ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री के अंतर्गत हमें ने बुद्धिज्म और जैनिज्म को कवर कर लिया था, यानी बुद्धिज्म और जैनिज्म को कवर कर लिया था। ठीक है, और हम अब शुरुआत करने वाले थे मौर्यन एम्पायर को। ठीक है, मौर्यन एम्पायर को शुरू करने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश यानी मैं खुद बीमार हो गया था, जिसके कारण से ये क्लासेस कंटिन्यू नहीं हो पाई थी। तो आज से फिर से क्लासेस अपने वही पुराने टाइम पे स्टार्ट होंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बात करेंगे यूनानी आक्रमण जो हुए थे भारत पे, उसके बारे में बात करते हैं। तो सब चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या कहता है, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर शासन था। किसका शासन था? तो ये नंद वंश का शासन था। नंदों ने क्या किया था, जो हायक वंश था, इसका अंत करके अपना शासन स्थापित किया था। तो ध्यान रखिएगा। फिर कहता है मगध का राजा जो सिकंदर महान के समकालीन था, कौन था? धनानंद था। नेक्स्ट कहता है सिकंदर भारत में कितने समय रहा? तो भारत में सिकंदर जो था कितने समय तक? लगभग 2 वर्षों तक था। और उसने सिकंदर महान अ, सिकंदर लगभग भारत में लगभग 2 वर्षों तक रहा था, अपना अभियान चलाया था। उसके पश्चात क्या था, 325 ईसा पूर्व में वो भारत से लौट गया था। इसके आगे बात करें तो कहता है कि एक तरफ राजा दिया हुआ है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित वंश दिए गए हैं कि किस वंश से वे संबंधित थे। तो सबसे पहले बात करता है जो थे डिमेट्रियस जो थे, ये किससे संबंधित थे? ये हिंदू यूनानी शासन से संबंधित थे। नेक्स्ट कहता है रुद्रदामन जो थे, ये शक वंश से संबंधित थे। वही कहता है गोडोफनिज, ये किससे थे? पहलू शासक से संबंधित है। नेक्स्ट कहता है बिमकडफिसिस जो थे, ये किससे थे? कुषाणु से संबंधित थे। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट कहता है युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद जिस भारतीय गढ़, यानी कौन सा ऐसा गढ़ था जिसके जब सैनिक मारे जा चुके थे, यानी आहत हो गए थे, चोटिल हो गए थे या मारे जा चुके थे, तो उनकी क्या किया था? राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था। तो किसने किया था? मस्क ने किया था। नेक्स्ट कहता है भारत में सिकंदर की सफलता के कारण क्या थे? सफलता के क्या कारण थे? कोई एक निश्चित कारण नहीं है, लेकिन इसको यहाँ पे 3 सेंटेंस दिए गए हैं। ठीक है, पहला सेंटेंस कहता है उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। दूसरा कहता है कि सिकंदर जो था उसकी फौज यानी बेहतर थी। तीसरा क्या कहता है कि भारत में उसे देशद्रोही शासक जो थे उनका सहायता मिला हो। तो ये 3 कारण यहाँ पे दिए गए हैं। नेक्स्ट कहता है वह भी भारतीय राजा जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। तो झेलम के तट पे किसको पराजित किया था? पुरु को पराजित किया था, यानी पोरस को पराजित किया था। तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, झेलम का पुराना नाम बताइएगा कि उसका पुराना नाम क्या था। आगे कहता है नियार्कस, आर्नेस, सिक्रेटस, डाइमेकस और अरिस्टोब्यूलस। ठीक है, इनमें से कौन सिकंदर के साथ में भारत नहीं आया था? तो कौन भारत नहीं आया था? तो ये डाइमेकस उसके भारत साथ में भारत नहीं आए थे। क्यों? क्योंकि ये इजिप्ट से संबंधित थे। ये इजिप्ट से संबंधित है। आगे बात करते हैं मौर्य साम्राज्य की। तो मौर्य साम्राज्य का उस समय नया नया उत्कर्ष हुआ था। मौर्य वंश जो थे, इन्होंने नंदों का अंत करके अपनी शासन स्थापित किया था। तो मौर्य वंश की जानकारी की अगर बात की जाए तो सबसे पहले इनकी जो जानकारी थी, ये कहाँ से मिलती है? तो सबसे पहले कहाँ से मिलती है? मुद्रा राक्षस से मिलती है। यानी मुद्रा राक्षस जो थी किसकी लिखी हुई है? ये किसका लिखा हुआ है? तो ये विशाख दत्त का लिखा हुआ है। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस लिखा था। फिर कहता है सरिसागर कथा सरिसागर जो है, इसको किसने लिखा था? इसको सोमदेव ने लिखा था। सोमदेव ने लिखा हुआ है। नेक्स्ट कहता है बृहत कथा मंजरी, यानी बृहत कथा मंजरी जो है, ये किसकी राइटिंग है? तो बृहत कथा मंजरी किसके द्वारा लिखा गया था? इसे क्षेमेंद्र के द्वारा लिखा गया था। क्षेमेंद्र के द्वारा लिखा गया था। आगे बात करते हैं तो कहता है महाभाष्य किसके द्वारा लिखा गया है? महाभाष्य महाभाष्य किसके द्वारा लिखा गया था?
पतंजलि के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इतने ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कहीं पे भी पूछ सकता है। तो एक बार को ध्यान मतलब अगर आप देखे रहेंगे तो ध्यान में चीज़ें बनी रहेंगी। और इसके आगे बात की जाए तो नेक्स्ट क्या देखते हैं। अगर बात की जाए कि मौर्य वंश के साहित्यिक स्रोत की, तो साहित्यिक स्रोत में ये तो इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ में और देखें तो क्या इम्पोर्टेंट है, अर्थशास्त्र, ठीक है। अगर बोल दे कि चाणक्य का अर्थशास्त्र है, ठीक है, यानी चाणक्य का क्या है, चाणक्य का क्या है, अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र। और क्या है, इंडिका, इंडिका किसके द्वारा लिखा गया था, मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था, इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था। और क्या हो सकता है, जैन ग्रंथ हो गया, और जैन ग्रंथ हो गया, यानी जैन ग्रंथ हो गया, उस समय के जैन जो थे, जैन ग्रंथ, क्योंकि उस समय जैन ग्रंथ, जैन और बौद्ध धर्म का भी उत्कर्ष चल रहा था। आगे बात करें तो अगर पुरातात्विक स्रोतों की बात की जाए, यानी कि कौन से पुरातात्विक स्रोत हैं, तो उनसे संबंधित जो मौर्य वंश साम्राज्य को बताते हैं या दर्शाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले अशोक का, अशोक के अभिलेख, अशोक के अभिलेख हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, जूनागढ़ के अभिलेख हो जाते हैं, यानी जूनागढ़, जूनागढ़ के अभिलेख से जानकारी मिलती है, के अभिलेख से जानकारी मिलती है। तो जूनागढ़ का अभिलेख किसने बनवाया था, रुद्रदामन ने बनवाया था, ये भी ध्यान रखिएगा, रुद्रदामन ने बनवाया था। तो ये कई इंपॉर्टेंट स्रोत हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको, मौर्य वंश को। तो कहता है प्रथम भारतीय, यानी प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, यानी मौर्यों के द्वारा सबसे पहले भारतीय साम्राज्य कौन जो था उसको स्थापित किया था, किसके द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। नेक्स्ट कहता है कि गुप्त, मौर्य, वर्धन, कुषाण, इनमें से सबसे पुराना राजवंश कौन सा है, तो मौर्य का था। मौर्यों के बाद में मल्होत्रा काल, उसके बाद में गुप्त काल आया था, तो यह ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कहता है कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है, तो किसके बारे में किया गया है, किसमें किया गया है, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस जो है उसमें किया गया है, चंद्रगुप्त के बारे में वर्णन किया गया है। यानी विशाख दत्त का जो मुद्रा राक्षस है वो चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन से संबंधित है। आगे कहते हैं सेंड्रोकोटस, सेंड्रोकोटस जो है इसमें चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की है किसने, विलियम जॉन्स ने। आगे बात करते हैं, क्योंकि सेंड्रोकोटस जो था ये जो यूनानी लोग थे वो चंद्रगुप्त को नाम दिया हुआ था। नेक्स्ट कहता है, क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त में से यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा, ठीक है, यानी कौन जस्टिन थे, ये एक लेखक थे, इन्होंने सेंड्रोकोटस, सेंड्रोकोटस किसको बोला है, तो चंद्रगुप्त मौर्य को बोला गया है सेंड्रोकोटस, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। आगे बात करते हैं, वही क्वेश्चन के घुमा के बोलता है, यानी एक ही क्वेश्चन को कई बार से घुमा देते हैं। तो कहता है जस्टिन जो थे, जस्टिन, पिलानी, स्ट्रेबो, मेगास्थनीज, इसमें से क्या कहा गया है, सेंड्रोकोटस, सेंड्रोकोटस किसके लिए, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख है, किसने इसका उल्लेख किया, तो जस्टिन ने किया है। जस्टिन ने किसके बारे में बताया था, सेंड्रोकोटस के बारे में बताया था। नेक्स्ट कहता है कौटिल्य प्रधानमंत्री थे किसके, चंद्रगुप्त मौर्य के, और बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे बिंदुसार, तो इन दोनों के प्रधानमंत्री थे। चाणक्य कहता है कि चाणक्य अपने बचपन में जाने जाते, किस नाम से जाने जाते थे, तो उन्हें विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था, विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था। आगे बात करते हैं, तो कहता है कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक क्या है, यानी जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है ये कोई इकोनॉमी की बुक नहीं है, बल्कि ये क्या है, शासन से संबंधित एक क्या है, बुक है, क्योंकि उसमें उन्होंने अपनी शासन व्यवस्था के बारे में लिखा हुआ है। नेक्स्ट कहता है सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य के अंग, सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य के अंग कौन कौन से हो सकते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, राजा होता है, राजा से नीचे क्या होता है, आमत्त होता है, फिर जनपद होता है, फिर दुर्ग होता है, टिकोस होता है, दंड होता है, एवं मित्र होता है। इसलिए वो लोग अपने मित्र बनाने पे फोकस करते थे, मौर्य वंश के लोग। आगे बात करते हैं,
आगे बात करते हैं। तो कहता है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रकाश डाला गया। किस पे प्रकाश डाला गया है? तो ये राजनीतिक नीतियों के बारे में चर्चा की गई है इसमें, यानी राजनीतिक नीतियों पे चर्चा की गई है अर्थशास्त्र में, यानी ये शासन व्यवस्था से संबंधित एक किताब है। नेक्स्ट कहता है कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार, यानी अर्थशास्त्र के अनुसार कौटिल्य के न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति जो है दास हो सकता है। ठीक है, पहला। दूसरा क्या है, स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जनन पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती है। ठीक है, यानी वो अपने सत्संग मतलब संबंध स्थापित करने से रिलेटेड हो सकता है। नेक्स्ट कहता है मैकियावेली के प्रिंस से तुलना की जाती है। किसकी? कौटिल्य के अर्थशास्त्र की। यानी मैकियावेली किसको कहा जाता है? कौटिल्य को कहा जाता है। और मैकियावेली की जो बुक है प्रिंस, उससे संबंधित है, उससे रिलेटेड करके तुलना की जाती है अर्थशास्त्र की। आगे कहता है डाइमेकस भारत कब आया था? डाइमेकस कब भारत आया था? ये बिंदुसार के समय में भारत आया था। आगे कहता है बिंदुसार के शासनकाल में अशोक द्वारा अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लेने का उल्लेख मिलता है। कहाँ से मिलता है? बुद्ध घोष जो थे इनके सामंत पाशादिका से मिलता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना है। किसका बना हुआ है? लकड़ी का बना हुआ है। यानी मौर्य वंश में लकड़ी के महल बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि मौर्य वंश में क्या था, मौर्य वंश के समय में ये जो मौर्य साम्राज्य का क्षेत्र था, ये कहाँ का क्षेत्र था? ये गंगा, यानी गंगा का मैदानी क्षेत्र था, जहाँ पे सदाबहार लकड़ियों का पर्याप्त भंडार था, जिसके कारण से वन बनाए जाते थे। इसलिए यहाँ पे राजकीय आपदा राजकीय राजकीय आपदा के रूप में किसको माना जाता था? आग को माना जाता था। आगे बात करते हैं। कहता है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल किससे बना हुआ था? तो लकड़ी का बना था। इसके आगे क्या कहता है? आगे बात करें तो कहता है जिस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भलहार स्थल से प्राप्त हुए हैं। किसके प्राप्त हुए हैं? तो पाटलिपुत्र से के प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? कुम्भलहार स्थल से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट कहता है बुलंदी बाग प्राचीन स्थान है। कहाँ पे स्थल? ठीक है, इसका स्थान है, यानी पाटलिपुत्र का है। आगे बात करते हैं। कहता है अशोक चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त बिंदुसार कुंडाल में से वह राजा जिसने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। तो दक्कन की विजय किसने प्राप्त की थी? तो इसने चंद्रगुप्त ने प्राप्त की थी, और इसने एक अपना साम्राज्य विस्तार किया था। आगे कहता है नेक्स्ट मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र पहली बार जीता था। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र तक अपनी सीमा का विस्तार किया था। नेक्स्ट वह अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, यानी पश्चिमी भारत पर भी था। तो किससे? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है कि उसका प्रभाव पश्चिम भारत में भी था, दक्षिण भारत में भी था और पश्चिम भारत में भी था। आगे बात करते हैं। कहता है गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था। यह प्रमाणित होता है। कहाँ से प्रमाणित होता है? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से प्रमाणित होता है। नेक्स्ट कहता है सेल्यूकस जिनको अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर द्वारा सिंध अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था। किसको किसने हराया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। और उसके बाद में सेल्यूकस ने क्या किया था? चंद्रगुप्त मौर्य को अपनी बेटी से शादी करवा दिया था, और उसके बाद में उस उसको कंधार जो था उसको दहेज में दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था। कब पराजित किया था? 305 में पराजित किया था। फिर यहाँ पे क्या है, मैप दिया हुआ है, उसमें क्या बताना है कि ये कब का है। तो ये कब का है? अशोक के लास्ट में, यानी अशोक के अंतिम अवस्था में, अशोक के आखिरी काल में क्या था कि लगभग पूरे भारत पे, यानी दक्षिण भारत को छोड़ के, ठीक है, तो जो दक्षिणी पहाड़ियों का क्षेत्र था, यानी दक्षिणी दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र था, यानी पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्र था, इसको छोड़ के, ठीक है, यानी इसके नीचे का हिस्सा छोड़ के यहाँ पे इसका शासन नहीं था, बाकी पूरे भारत में इसका शासन स्थापित हो चुका था। फिर नेक्स्ट की बात करते हैं। कहता है सहिष्णुता उदारता करुणा के त्रिविध आधार पर राज्य धर्म की स्थापना किसने की थी? तो अशोक ने की थी।
नेक्स्ट कहता है कि अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका, कलिंग में से वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था, यानी अशोक का साम्राज्य में क्या शामिल नहीं था, श्रीलंका शामिल नहीं था। क्यों? क्योंकि दक्षिणी पहाड़ी जो थी उसके नीचे उसने अपना साम्राज्य विस्तार नहीं किया था। नेक्स्ट कहता है अशोक के शिलालेख जिसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है, कहाँ किसमें उल्लेख हुआ है? दूसरे और तीसरे शिलालेख में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है। आगे बात करते हैं। कहता है भारत के प्रथम अस्पताल औसत विभाग का निर्माण किसने करवाया था? सबसे पहले औसत का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। अशोक ने बौद्ध होते हुए हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण मिलता है किससे? देवनाम प्रिय की उपाधि ली थी। उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था लेकिन हिंदू धर्म को नहीं छोड़ा था। क्यों? और उसी का प्रमाण मिलता है कहाँ से? उसने अपना उपाधि जो था देवनाम प्रिय से लिया था। आगे कहता है अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा आयोजित की गई थी। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में की गई थी। आगे बात करते हैं अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख कहाँ से मिलता है? दीपवंश और महावंश से मिलता है, जिसमें बताया गया था कि पाटलिपुत्र में बौद्ध सभाएं आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्या कहता है? मौर्य शासक जो बुद्ध या बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, कौन थे? अशोक और दशरथ जो थे ये बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए थे। नेक्स्ट कहता है रज्जुक कौन थे? ये मौर्य शासन में अधिकारी होते थे। फिर कहता है सार्थवाह कहा कहते थे। किसको सार्थवाह कहते थे? ये व्यापारियों के जो काफिले होते थे उनको कहा जाता था कि सार्थवाह है। नेक्स्ट कहता है अग्रहारिका अग्रहारिक युक्त प्रादेशिक रजुक में से वह अधिकारी जो मौर्य प्रशासक का भाग नहीं था। तो कौन नहीं था? ये अग्रहारिक जो थे ये मौर्य वंश के शासन में प्रशासक में भाग नहीं लेते थे। आगे बात करें तो कहता है सारनाथ के स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। आगे कहता है सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है। किसको माना जाता है? तो इसको सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। सांची के स्तूप को किसने बनवाया था? तो अशोक ने ही बनवाया था। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन स्तूप के बारे में हो जाते हैं। आगे कहता है विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम क्या था? तो प्राचीन नाम क्या था? काकड़ा काक काक नाम था। ठीक है, आगे बात करें तो कहता है स्थान एक तरफ दिया है, दूसरी तरफ स्मारक दिए गए हैं, यानी जो बचा हुआ अवशेष है, भग्नावशेष। तो कहता है कौशाम्बी में जो है उसको कहते हैं घोषिता राम मठ कहा जाता है। कुशीनगर में जो है उसको कहता है राणा भर स्तूप। सारनाथ में जो है उसको कहते हैं धमेक स्तूप। जो श्रावस्ती में है उसको सहेत महेट कहा जाता है। आगे बात करते हैं तो कहता है सम्राट अशोक की तीर्थ यात्रा का सही क्रम है। तो तीर्थ यात्रा का सही क्रम कौन सा है? सबसे पहले लुम्बिनी गए, वहां से कपिलवस्तु, फिर बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर और श्रावस्ती है। यानी ये लुम्बिनी कहाँ पे है? नेपाल में है। तो नेपाल से निकले, ठीक है, लुम्बिनी से निकले, उसके बाद में कुशीनगर में इंटर किए, कुशीनगर में फिर बिहार में, ठीक है, बिहार में ही कुछ उस सॉरी पहले लुम्बिनी से निकले, कहाँ पे? कपिलवस्तु में है। ठीक है, कपिलवस्तु में पहुंचे, उसके बाद में बोध गया बिहार में पड़ता है। ठीक है, बोध गया में है। उसके बाद में सारनाथ में आए, सारनाथ में, वहाँ से कुशीनगर और उसके बाद में श्रावस्ती में आए। तो इसको क्या बोल सकते हैं? इसको एक सटीक तरीके से देखें तो क्या कह सकते हैं? यस बी के यल, यानी के बाद यल आता ही है, तो ये तो जानते हैं। यस बी और के यल, ये ध्यान रखिएगा तो इससे याद हो जाएगा। आगे बात करते हैं। कहता है जो अशोक के शिलालेख हैं इसमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया? तो कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया? प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट कहता है कालसी गिरनार सहबाजगढ़ी मेरठ में से कौन सा है जो अशोक कालीन अभिलेख खगोष्ठी लिपि में प्राप्त हुए? ठीक है, खगोष्ठी लिपि में है तो कौन है? सहबाजगढ़ी जो है उसका जो है
खरोष्ठी लिपि में है, बाकी जो है ब्राह्मणी लिपि में पाई गई है। आगे बात करें तो कहता है पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख थे। नहीं, प्राचीनतम शिलालेख जो पाए गए पत्थर पे किसमें पाए गए? प्राकृत भाषा में पाए गए। क्यों? क्योंकि अशोक के द्वारा बनाना शुरू किया गया था पहली बार से। फिर बात करते हैं, कहता है अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था, तो किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था सबसे पहले। वही कहता है कि ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्धाचार किया था, किसमें किया गया था? तो पत्थरों पर की पट्टियों पर किया गया था, यानी पत्थरों पर खोदा गया था। नेक्स्ट कहता है ब्राह्मी लिपि, यानी यहाँ से स्टार्ट किया है आपके ये ये अशोक के अभिलेख के बारे में बात की जाती है, यानी क्या? तो क्या अगला क्वेश्चन क्या है? ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। फिर कहता है सम्राट अशोक के राजादेशों का सबसे पहला विकूटन यानी डिसाइफर डिसाइफर किया था किसने? तो उसने किया था जेम्स प्रिंसेप ने, यानी कि सबसे पहले डिकोडिंग किया था, यानी डिकोडिंग किया था उनकी लैंग्वेज का। आगे बात करते हैं, कहता है मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख हैं। कहाँ? किसमें? खरोष्ठी लिपि में है। फिर कहता है वह स्थान जहाँ प्राग अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है, तो कहाँ से? अनुराधापुर से पता चला है। नेक्स्ट कहता है प्राचीन भारत में वह एक लिपि जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है, किसको लिखी जाती है? खरोष्ठी लिपि को दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। आगे कहता है अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है उसको कहा गया है? तो क्या कहा गया? प्रियदर्शी कहा गया है या प्रियदर्शिस कहा गया है। आगे बात करते हैं, तो कहता है अशोक के प्रस्तर स्तंभों पर क्या किया गया था? बढ़िया से पालिश की गई थी। दूसरा, ये अखंड थे, यानी इसको तोड़ मरोड़ के नहीं बनाया गया था, ये सीधे एक शिलालेख को ही काट के बनाया गया था। तीसरा क्या कहता है? इनको सैफ्ट जो थे सुंडाकार थे। अगला क्या कहता है? मस्की गुर्जरा नेतुर उडेल उडेगोलम अभिलेख में जिसका नाम मिलता है, किसका नाम मिलता है? तो अशोक का नाम मिलता है। आगे बात करते हैं, दाड़ियो अशोक जिसमें लिखा हुआ है, ठीक है, यानी राजा जो है अशोक है। दाड़ियो अशोक यानी राजा अशोक के बारे में उल्लेखित किया गया। तो कौन है? कंगनहल्ली का जो अभिलेख है उसमें लिखा गया है। नेक्स्ट कहता है अशोक के रोमनदेही स्तंभ लेख जो है, नहीं कौन सा रोमनदेही स्तंभ लेख है, ये किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? बुद्ध के जीवन से संबंधित है। नेक्स्ट गुर्जर लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है, ठीक है, उनके नाम का उल्लेख किया गया है, किसमें? दांतिया जिले में पाया गया है, ठीक है, यानी गुर्जर लघु शिलालेख कहाँ पाया गया? दांतिया जिले मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट कहता है केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, कौन सा? भाब्रू स्तंभ जो है उसमें बताया है। आगे बात करें, तो कहता है उत्तराखंड में अशोक सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति मिली है। कहाँ से मिली है? कालसी से मिली है, यानी कालसी में मिली है। नेक्स्ट कहता है कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो किसमें है? ये 13वें शिलालेख में कलिंग के बारे में चर्चा की गई है, यानी कलिंग विजय। कलिंग यानी किसके? अशोक के कलिंग विजय जो है इसका वर्णन किसमें किया गया है? हाथी गुफा गुफा अभिलेख में किया गया है। आगे बात करें तो कहता है अशोक का पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित अभिलेख है, यानी जिसमें उसने धार्मिक सहिष्णुता के बारे में बात की है। तो वो कौन सा है? 12 जो नंबर का है वो संबंधित है। आगे बात करें तो कहता है अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं उनसे संबंधित है, कौन सा? संगम राज्य के बारे में जो बताते हैं दूसरा अभिलेख और 13 नंबर का जो अभिलेख शिलालेख है वो बताते हैं। नेक्स्ट कहता है चोल पांड सात्यपुत्र सातवाहन में से वह राज्य जो दक्षिण भारत है, दक्षिण राज्य जिसका उल्लेख अशोक के अभिलेख में नहीं है, तो किसका नहीं है? जो सातवाहन है इनका उल्लेख नहीं है। आगे बात करें, कहता है अशोक का वह अभिलेख जिसमें पारंपरिक
अवसरों पर पशुओं की बलि जो थी उस पर रोक लगाई गई। ऐसा लगता है कि वह पाबंदी पशुओं के वध पर क्या था, पाबंदी किस पर लगाए थे, पशुओं के वध पर था। तो किससे संबंधित है, पांचवा जो स्तंभ लेख है वो संबंधित है, यानी फिफ्थ वाला जो है वो पशु हत्या पे बैन लगाने की बात की गई थी उसमें। आगे बात करते हैं, कहता है टालेमी फिलाडेस फिलाडेल्फस जो थे यानी तुर्मे, जिसके साथ अशोक के राजनयन संबंध थे। शासक कहाँ का था शासक, तो ये शासक कहाँ से के थे, ये मिस्र के शासक थे, इजिप्ट के शासक थे। आगे बात की जाए तो कहता है चोल गुप्त मौर्य पालों में से राजवंश जिसके शासक के सुदूर देशों जैसे सीरिया मिस्र के साथ संबंध थे। तो किसके संबंध थे, मौर्यों के संबंध थे। आगे बात की जाए तो कहता है अशोक के धर्म का मूल संदेश था। तो क्या संदेश था, शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता। आगे बात की जाए तो कहता है प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से वह एक खाद्यान्न जिसे देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है। तो ये कहाँ पे है, सहोगोरा ताम्रपत्र पे लिखा हुआ है कि अगर संकट काल में सुरक्षित खाद्यान्न जो है उसको सुरक्षित रखने की बात की गई है। नेक्स्ट कहता है मौर्य काल में टैक्स को चुराने यानी चोरी करने यानी टैक्स इरोजन करने के लिए कौन सी सजा दी जाती है, तो कौन सी, मृत्यु दंड दिया जाता था। आगे बात करते हैं तो कहता है प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में आए थे। किसके समय में भारत आया था, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए हुए थे। नेक्स्ट कहता है सत्य कथन है, यानी इसमें से सही कथन कौन सा है उसके बारे में बताना है। तो कहता है अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। ठीक है, तो ये तीनों कथन सही है, दोनों कथन सही है, पहला कथन ये है, दूसरा कथन ये है। नेक्स्ट कहता है मेगास्थनीज ने अपने ग्रंथ इंडिका में भारतीय समाज को बताया, विभाजित किया था कितने खंडों में, तो 7 श्रेणियों में विभाजित बताया था। ठीक है, आगे बात करते हैं, कहता है मेगास्थनीज दूत दूत था, किसका दूत था, मेगास्थनीज किसका था, सेल्यूकस निकेटर का था। आगे कहता है अर्थशास्त्र मुद्रा राजस्व मेगास्थनीज की इंडिका तथा वायु पुराण में से वह स्रोत जिसमें उल्लेखित है किसका, प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी। तो मेगास्थनीज ने उल्लेख किया है कि भारत में दास प्रथा उसमें नहीं थी। आगे बात करते हैं, कहता है वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया गया है। प्रशासन का वर्णन किसमें किया गया है, तो इंडिका में भी किया गया है और अर्थशास्त्र में भी किया गया है, अर्थशास्त्र में भी किया गया है। आगे बात करते हैं तो कहता है वह स्रोत जो मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। तो कौन सा प्रस्तुत करता है, मेगास्थनीज प्रस्तुत करता है। और इसी में लिखा हुआ है कि जो अग्नि थी उसको राजकीय आपदा माना जाता है। वर्तमान नगरपालिका प्रशासन का वह कार्य जो मौर्य काल में जारी किया गया था, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जो था ये मौर्य वंश से जारी किया जा रहा है। आगे बात करते हैं तो कहता है मौर्य नरेशों द्वारा किए गए विकास के संबंध में सही क्रम है। तो उन्होंने क्या किया था, अपने संस्कृत एवं कला व साहित्य का विकास किया था, प्रांतीय विभाजन किया था, हिंदू का जो था वहां तक क्या किया था, अपना साम्राज्य विस्तार किया था। आगे बात करते हैं, कहता है भाग एवं बलि थे। भाग एवं बलि क्या थे, ये क्या राजस्व के स्रोत थे। भाग एवं बलि राजस्व के स्रोत थे, यानी जो भाग होता था और बलि होता था, एक दोनों क्या होते थे, एक प्रकार से टैक्स होते थे। ये जो भाग के बारे में है, यानी जो भाग है, ठीक है, ये जो भाग के बारे में है ये यूपीपीसीएस पीस यूपीपीएससी जो थी 2023 में इसको पूछा गया था इसके बारे में, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट कहता है मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था एकत्रित किया जाता था, किसके द्वारा, सीताध्यक्ष जो होता था ये भूमि कर जो था उसको एकत्रित करता था। नेक्स्ट कहता है मौर्य काल में सीता से तात्पर्य, सीता क्या होती थी, राजकीय भूमि से प्राप्त आय होती थी। नेक्स्ट कहता है मौर्य मंत्री परिषद में राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित होते थे। जो राजस्व से संबंधित इकट्ठा करता था कौन होता था, समाहर्ता होता था। मौर्य युगीन अधिकारी जो नाप तोल यानी माप तोल जो करता था उसको क्या बोलते थे,
तो उसको क्या बोलते थे? पौतवाध्यज बोलते थे। आगे कहता है मौर्य काल में एग्रोनोमोई जो थे ये कौन से? ये मार्ग निर्माण करते थे। फिर कहता है पंक पंकोद पं, पंकोदक पंकोदक सनिरोधे, जो मौर्य प्रशासन में द्वारा लिए जाने वाला क्या था? एक जुर्माना था। ये क्या था? जुर्माना था। किसके लिए? सड़क पर कीचड़ और फैलाने के लिए, यानी कूड़ा कचरा जो था सड़क पर फैलाने के लिए उसके संबंधित लिया जाता था। आगे बात करते हैं। एक तरफ अधिकारी दिया है, उनसे दूसरी तरफ उसके कार्य दिए हुए हैं। तो कहता है तलार जो था, ये कौन थे? तलार जो था रात्रि में सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी होता था। पट्टकोल कौन होता था? तो ये ग्रामीण कर वसूली करने वाले अधिकारी होते थे। सहस्तिपति सहस्तिपति जो होते थे, ये चोरी डकैती के मुकदमे का अधिकारी होता था। फिर कहता है बलाधिपत जो थे, ये कौन था? चुग्गी का सुरक्षक होता था। आगे कहता है मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। कौन सा प्रसिद्ध केंद्र था? तो ये था तक्षशिला था। नेक्स्ट कहता है कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय अस्तित्व में था। कहाँ? उसका क्या नाम था? धर्म अस्थायी कंठ शोधन, ये दोनों थे। नेक्स्ट कहता है भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना का व्यवसाय होता था मगध एवं सूत वर्गों का। आगे कहता है गांवों के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किया था। किसने? द्रविड़ों ने किया था। आगे बात करें तो कहता है प्राचीन भारत का ग्रंथ जिसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी जाती थी, किसमें? अर्थशास्त्र में दी जाती थी। यानी डिवोर्स की प्रथा जो थी वो समाज में व्याप्त थी मौर्य वंश में। नेक्स्ट कहता है जातक मनुस्मृति याज्ञवल्क्य अर्थशास्त्र में थे पुनर्विवाह वर्जित है। पुनर्विवाह को वर्जित माना जाता है, किसमें? मनुस्मृति में माना जाता है, क्योंकि इसमें विवाह जो था वो विवाह का विच्छेद नहीं हो सकता है। नेक्स्ट कहता है विदेशियों को भारत समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था। तो इसको कहा गया था यानी वात्य क्षत्रियों का, यानी फॉलन क्षत्रिय कहा गया था। नेक्स्ट कहता है प्राचीन भारत की यात्रियों का सही क्रम है। तो सही क्रम क्या है? सबसे पहले मेगस्थनीज आया था, फिर फायान, वैनसांग और इत्स्यांग आया था। आगे बात करते हैं। तो एक तरफ व्यक्ति दिया हुआ है और दूसरे तरफ उनके अदर नाम दिए गए हैं। तो सबसे पहले चंद्रगुप्त को क्या कहा जाता था? सेंड्रोकोटस कहा जाता था। बिंदुसार को अमित्रघात कहा जाता था। अशोक को प्रियदर्शी कहा जाता था। चाणक्य को विष्णुगुप्त या कौटिल्य कहा जाता था। आगे बात करते हैं। आगे कहता है आगे कहता है अंतिम मौर्य सम्राट था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो ये बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश ने शासन स्थापित किया था। ये कहता है शुंग वंश के विषय में सत्य कथन है, सत्य कथन बताना है। ठीक है, तो पहला कथन ये हो गया। दूसरा कथन दूसरा कथन ये हो गया। कहता है अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी तथा मगध में शुंग वंश की स्थापना की थी। तो ये पहला करेक्ट है। दूसरा कहता है अंतिम शुंग राजा देवभूत की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वसुदेव कानु ने कर दी थी और उसने राज सिंहासन हथिया लिया था। ठीक है, तो ये भी सही है, यानी दोनों सही है। नेक्स्ट की बात करते हैं। कहता है मौर्य काल में प्राणायाम था। मौर्य काल में क्या था? प्राणायाम था। क्या था? आपातकालीन ये कर था। ये ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि इस बार हो सकता है किसी न किसी पेपर में पूछ लिया जाए, क्योंकि ये लोग टैक्स से संबंधित और उनके ऑफिसर यानी पदाधिकारी जो थे उनसे संबंधित क्वेश्चन बार बार किसी मतलब हर परीक्षा में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये देख याद करने वाली चीजें हैं। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में सुदर्शन झील का निर्माण कराया था, किसने करवाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। अगर पूछ ले कि इसका मरम्मत किसने करवाया था तो किसने करवाया था? पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कहता है गिरनार में स्थित सुप्रसिद्ध सुदर्शन झील की मरम्मत करवाया था किसने?
अशोक ने करवाया था, रुद्रदामन ने करवाया था, स्कंदगुप्त ने करवाया था, और पुष्यमित्रशुंग ने भी करवाया था, पुष्यमित्रशुंग। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कहता है वह अभिलेख जिसमें चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है? चंद्रगुप्त और अशोक का उल्लेख किया गया है। तो महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो है उसमें किया गया है। आगे बात करते हैं। तो कहता है महाक्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख पर लिखा हुआ है, क्या लिखा है? अशोक के अभिलेख लिखे हुए हैं। नेक्स्ट कहता है बराबर बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में सत्य कथन है। तो क्या है? इसमें 4 गुफाएं हैं। पहला क्या है? 4 गुफाएं हैं। फिर दूसरा कहता है 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है। तीसरा क्या है? यह अभिलेख इन गुफाओं को अजीविकों को समर्पित होने का उल्लेख है, क्योंकि अशोक ने इनका निर्माण करवा के अजीविकों को समर्पित किया था। आगे बात करते हैं। कहता है सही सुमेलित है, यानी सही मिलान जो है मिले हुए हैं। तो कहता है सारनाथ जो है ये लायन कैपिटल ऑफ अशोक इसको कहा जाता है। ठीक है, फिर कहता है सही सुमेलित क्या है? ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग कहाँ पे? नालंदा में है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र यानी यक्ष नाम से अंकित मूर्ति प्राप्त हुई है। कहाँ से? परखम से प्राप्त हुई है। तो इसको देखिएगा, और बहुत सी इंफॉर्मेटिव वीडियो रहेगी, तो ये ध्यान रखिएगा। इसको 1 से 2 बार देखने पर चीज़ें याद हो जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा आप लोग।